का साइंस साइंस का साइंस का पहला टेस्ट है और इसको शुरू करते हैं। ठीक है, पहला टेस्ट का पहला क्वेश्चन कहता है कि सही का मिलान करें। सही का मिलान करें तो कार्बोहाइड्रेट जो है हमको ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन, तो कार्बोहाइड्रेट का हो जाएगा मिलान कीजिएगा तो ऊर्जा प्रदान करने वाला। फिर प्रोटीन है तो प्रोटीन जो है शरीर वर्धक भोजन है, तो बी का फर्स्ट हो जाएगा। और विटामिन जो है रोगों से रक्षा करता है, तो पहला का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन है, प्रोटीन शरीर वर्धक भोजन है और विटामिन रोगों से रक्षा करता है। नेक्स्ट है हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि सत्य कथन का चयन करें। पहला, रुक्षांश शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते, तो देखिए सही चीज है, रुक्षांश किसी कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता। दूसरा है कि रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है, ये भी सही है। यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव नहीं है, तो ये गलत है, आवश्यक अवयव है, तो इसका आंसर हो जाएगा दो का पहला का दो का ए नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांच, जल और वायु तो सभी प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण है, एक कथन है। तो सब प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण है, प्लास्टिक थोड़े है, कांच प्लास्टिक है जी। हाँ, अरे कांच प्लास्टिक नहीं, तो प्लास्टिक यहाँ पे नहीं होगा, कथन यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, कारण है कि ऐसे पदार्थ जिनसे आर पार वस्तुओं को देखा जा सकता है उसको पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, तो ये तो सही है, तो इसका कथन गलत है और कारण कारण सही है, तो इसका हो जाएगा कथन गलत, कारण सत्य, ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, दिए हुए है निस्तारण। निस्तारण जो है अनाज से भूसा को पृथक करना, ये नहीं होगा, ये गलत है। और बाष्पन, द्रव से घुले ठोस को अलग करना, ये सही है। ठीक है, और निष्पावन, रेत एवं जल के मिश्रण को जल से अलग करना, ये भी गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल दो, केवल दो सही है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन से तने का कार्य नहीं है। तने का कार्य नहीं, तने का कार्य नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट है कि तना जो है जल एवं खनिज लवणों को पत्तियों तक ले जाता है, तो ये तो सही है, ये तो कार्य है। भोजन तने से होकर पौधे के अन्य भागों में संग्रहित होते हैं, ये भी सही है। तना दो तरफा मार्ग की तरह कार्य करता है, ये भी सही है, तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और देखिए, उपास्थियों के कारण शरीर के किसी भी भाग को मोड़ अथवा घुमा सकते हैं, जी नहीं, घुमा नहीं सकते उपास्थीकरण। ठीक है, तो ये पहला गलत हो गया। फिर शरीर में जहां पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़ते हैं उसे उपास्थि कहते हैं, उपास्थि कहते हैं जी। याद रखिएगा कि मांसपेशी प्लस अस्थि, मांसपेशी प्लस अस्थि जुटेगा तो टेंडन बोलते हैं, और अस्थि प्लस अस्थि बोलेगा तो लिगामेंट, अस्थि याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो इसका आंसर हो जाएगा ना तो एक ना तो दो। चलिए आते हैं हम लोग सातवें नंबर पर। सातवां नंबर कहता है कि सही का मिलान करें, मिलान कीजिए सही का। कह रहा है कि नाम ही समझ ही नहीं आ रहा है, धुरांध संधि, ये क्या होता है? ये हिंदी में नाम है, ज्वाइंट का नाम है, 4-5 को ज्वाइंट होता है ना, ज्वाइंट के वो सब 11th में पढ़ना होता अच्छा, है। ये नहीं। ऊपरी जबड़ा एवं कपाल के मध्य संधि जो होता है ये अचल संधि होता है, तो डी का हो जाएगा दो। हिंज ज्वाइंट ये सभी दिशाओं में गति करता है, तो ये याद रखिएगा सी का 3। देखिए हिंज संधि सभी दिशा में गति ना होके एक दिशीय गति है हिंज संधि का। ठीक है, तो हिंज संधि एक दिशीय गति याद रखिएगा, तो सी का 4 हो जाएगा और डी का 2 हो जाएगा, तो सी का 4 और डी का 2 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन बी। तो बाकी भी क्लियर हो जाता है, सी का 4 और डी का 2, और एक कंदुक खलिका संधि जो है ये सभी दिशाओं में गति करता है, और धुराग्र संधि जो हो जाएगा आगे पीछे या दाएं बाएं गति करता है। तो 3 1 4 2 इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न कथनों पर विचार करें। पसलियां, पसलियां मेरुदंड से जुड़ी होती है, तो पसली जो है मेरुदंड से जुड़ी होती है, ये सही है, पसली मेरुदंड से जुड़ी होती है। ठीक है, अब वक्ष के दोनों तरफ 12 जोड़ी पसलियां होती है, वक्ष के दोनों तरफ होता है, ये गलत है। ठीक है, शरीर के सभी अंग पसली पिंजर में सुरक्षित रहते हैं, सभी अंग, गलत है, शरीर के सभी अंग पसली पिंजर में सुरक्षित रहते हैं, तो केवल क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन 1 1 हो जाएगा। पसलियां मेरुदंड से जुड़ा होता है, तो सही है। वक्ष के दोनों तरफ 12 जोड़ी पसलियां होती है, ये गलत है। शरीर के सभी अंग पसली पिंजर में सुरक्षित रहते हैं, ये भी गलत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केचुए के बारे में गलत कथन का चयन करें। देखिए केचुआ जो है ना, केचुआ में 8 चैम्बर होता है, याद रखिएगा। कह रहा है कौन सा कथन गलत है, तो पहला कथन है कि आपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है, ये सही है। ठीक है, इनमें अस्थियां भी पाई जाती है, यही गलत है, इनमें अस्थि नहीं पाया, हड्डी नहीं पाया जाता है,
पेशियां शरीर के घटने बढ़ने में सहायता करता है, ये भी सही है। और शरीर में चिकने पदार्थ चलने में सहायता करता है, ये भी सही है। नेक्स्ट है कि घोंघा के बाह्य कंकाल पर विचार करें और सत्य कथन की पहचान करें। देखिए घोंघा जो है ना, इसके बाह्य कंकाल को कवच बोलते हैं। घोंघा का बाह्य कंकाल इसके लिए कवच नहीं होता, ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है। यह अस्थियों का बना होता है, ये भी गलत है, अस्थि का बना नहीं होता। और बाह्य बाह्य कंकाल यह चलने में सहायता करता है, जी नहीं, सुरक्षा प्रदान करता है इसको, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 का केवल 1, ठीक है। पक्षियों का शरीर उड़ने हेतु अनुकूलित होता है, क्योंकि कह रहा है 11 नंबर कि पक्षियों का शरीर उड़ने हेतु अनुकूलित होता है, क्योंकि देखिए अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, ये तो सही है, अस्थि में ही वायु प्रकोष्ठ होता है। दूसरा, अस्थियां हल्की परंतु मुलायम होती है, मुलायम अस्थि नहीं, ये गलत है। अग्रपाद रूपांतरित होकर पंख बनाते हैं, ये सही है। तो इसका 1 और 3 सही है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अब हम मछली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और देखिए सही ढूंढना है हमको, सही ढूंढेंगे। इसका कंकाल दृढ़ अस्थियों से ढका होता है, जी नहीं, ढका हुआ नहीं होता, इसके अंदर ना होता है जी। पंख तैरते समय संतुलन बनाए रखते हैं, ये सही है। फिर मछली के पंख दिशा निर्धारण में भी सहायता करते हैं, ये भी सही है। तो 12 का बी याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न है, ऊंट के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए ऊंट जो है ना, गलत ढूंढना है इसको, असत्य कथन ढूंढना है। तो ऊंट लंबे पैर इन्हें रेत की गर्मी से दूर रखते हैं, ये तो सही है। मूत्र उत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है, ये भी सही है। इन्हें पसीना भी नहीं आता है, ये भी सही है। तो कोई उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 14 का निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्क्वीड एवं ऑक्टोपस छिछले पानी वाले जीव। ये स्क्वीड ऑक्टोपस जो है समुद्र के गहरा पानी में पाया जाता है, या यूं समझिए तो तलहटी में। तो एक क्वेश्चन गलत है, तो पहला क्या हो जाएगा? गलत। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि डॉल्फिन एवं व्हेल लंबे समय तक बिना सांस के रह सकते हैं, ये सही है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 14 का बी, केवल बी। क्या बोले हैं? डॉल्फिन और व्हेल श्वसन करने के लिए ऊपर आते हैं। हाँ, लंबा, ये बोल रहा है कि डॉल्फिन एवं व्हेल लंबे समय तक बिना श्वास के रह सकते हैं, ये सही है ना। फिर स्क्वीड और ऑक्टोपस छिछले पानी वाले, छिछला पानी बोलता है समुद्र का ऊपरी सतह, लेकिन ये ऊपरी सतह पे नहीं रहते हैं, तलहटी में मिलेंगे, मतलब अंदर गहराई में। फिर है 15 नंबर सवाल कि जलीय पौधे के विषय में असत्य कथन का चयन करें। जलीय पौधे के विषय में देखिए, तना छोटा, हल्का एवं खोखला होता है। इसका तना छोटा नहीं होता। जलीय पौधे में तना क्या होता है? लंबा होता है, ठीक है। तो ये आपका असत्य बोल रहा है ना, तो गलत है, ठीक है। बोलिए। जलीय पौधे का जो तना होता है ये लंबा होता है, हल्का खोखला तो होता है। फिर है दूसरा नंबर कह रहा है कि जड़ें आकार में बहुत छोटी होती है, ये सही है, ठीक है, जड़ छोटा होता है, तो दूसरा नंबर सही हो जाएगा। फिर तीसरा कि सभी जलीय पौधे के फूल एवं पत्तियां जल के अंदर प्लवन करते हैं, तैरते हैं, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3, 15 का सी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। देखिए मछली तो क्लोम या गलफड़ा से ही सांस लेता है, ये तो सही है। फिर केचुआ, देखिए केचुआ फेफड़ा से ना होकर किससे होगा? ट्रकिया से लेता है ना केचुआ। हाँ, त्वचा या ट्रकिया। केचुआ त्वचा से सांस लेता है, और पौधे में जो होता है ना, ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इससे सांस लेते हैं, तो ये सही है। तो इसका 1 और 3 सही हो जाएगा। 1 और 3 अच्छा, गलत पूछ रहा है, कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 16 का बी, 2 सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोलक की गति वर्तुल गति, वर्तुल गति का मतलब समझ रहे हैं? सर्कुलर मोशन। देखिए सर्कुलर मोशन नहीं, लोलक की गति जो होता है, पेंडुलम की गति आवर्ती गति होता है। आवर्ती गति का मतलब होता है क्या? क्या होता है जानते हैं? निश्चित समय अंतराल के बाद गति को रिपीट करना, वो है आवर्ती गति। मतलब टाइम पीरियड फिक्स है, उसके निश्चित समय अंतराल के बाद गति को दोहराना आवर्ती गति होता है। तो लोलक का गति जो होता है वर्तुल गति तो ना होके क्या हो जाएगा? आवर्ती गति। क्या हो जाएगा? आवर्ती गति। तो पहला का आंसर तो गलत है। पंखों की पंखुड़ियों की गति आवर्ती गति का उदाहरण, ये सही है, ये आवर्ती गति का उदाहरण है। पूछ रहा है सत्य कथन, मतलब इसका केवल 1 हो जाएगा। इसको सही कर लीजिए। देखिए लोलक की गति जो होगा ना, ये वर्तुल गति ना होकर आवर्ती गति, और पंखों की पंखुड़ियां आवर्ती गति ना होकर वर्तुल गति। वर्तुल मतलब सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट है हमारा कि सिलाई मशीन की सुई की गति होती है। तो सिलाई मशीन की सुई की जो गति होती है आवर्ती गति होता है, अप डाउन है ना, तो ये आवर्ती गति हो जाएगा। तो 18 का हो जाएगा सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की छाया देखने के संदर्भ में निम्न पर विचार करें। एक प्रकाश स्रोत आवश्यक है, हाँ, कहीं तो लाइट पड़नी चाहिए,
प्रकाश के पथ में कोई पारदर्शी वस्तु चाहिए नहीं, गलत है। छाया केवल पर्दे पर दिखाई दे सकती है, ये भी सही है। तो 1 और 3 सही है। असत्य पूछ रहा है, तो केवल 2 गलत है। ठीक है, मतलब प्रकाश के पथ में कोई पारदर्शी वस्तु चाहिए। देखिए वस्तु की छाया देखने के संदर्भ में इसका कोनो काम नहीं है, तो ये गलत है। प्रकाश नहीं चाहिए था। फिर है हमारा 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर कहता है कि पेरियोस्कोप के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए पेरियोस्कोप जो है ना, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन ना होके प्रकाश का परावर्तन हो जाए। हाँ, तो ये गलत है। इंडोस्कोपी बोलेगा ना, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। TIN। हाँ, इसे किसी अवरोध के दूसरी ओर भी देखा जाता, इसे किसी अवरोध के दूसरी ओर भी देखा जा सकता है, तो ये आपका पता था। सही है, मतलब कि केवल 2। ठीक है, किसी विद्युत परिपथ में धारा की दिशा होती है, क्या एक बार बताया, धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर, पॉजिटिव से निगेटिव। एक ऐसी सरल युक्ति जो परिपथ में जोड़ अथवा तोड़ सकती है, तो ये कौन होता है, स्विच होता है, स्विच, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का तो चयन इसका आंसर कीजिए। क्या बोले, किसी विद्युत परिपथ में धारा की दिशा? धारा की दिशा किस ओर से किस ओर प्रभावित होता है, तो 1 नंबर इसका जो है धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाता है ना जी। और निम्नलिखित कथनों पर विचार, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक की दिशा केवल उत्तर की ओर होती है, नहीं उत्तर दक्षिण दिशा की ओर होती है, तो इसका क्या बोले, ये हो जाएगा आपका गलत। सभी चुंबक में 2 ध्रुव होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, चाहे आकार उनका कैसा भी होता है, ये सही हो जाएगा। फिर तीसरा है कि विराम अवस्था में कंपास की सुई सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में निर्देशित करती है, ये भी सही हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबक अपना चुंबकत्व खो सकता है यदि चुंबक को हथौड़े से पीटा जाए, ऊंचाई से गिराया जाए, गर्म करने पर। हाँ, ये तीनों कंडीशन में चुंबकत्व खो सकता है। पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन गलत है, तो एक भी गलत नहीं है, नहीं, डी ऑप्शन। सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केचुआ एक विशेष समय पर ही जमीन से बाहर आते हैं, ऐसा क्यों। तो केचुआ जो है ना, वर्षा होगा ना तब देखिए, हाँ वर्षा होगा ना तब ये जमीन से बाहर आएगा। ठीक है, तो भारी बारिश के कारण, नाइट्रोजन की कमी नहीं होगा। नेक्स्ट है कि सही का मिलान करें। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है ये श्वसन हेतु आवश्यक है ना जी। तो इसका तो ऑक्सीजन का हो जाएगा, और नाइट्रोजन मृदा की उर्वरता को बढ़ाए रखने में सहायक है, तो बी का हो जाएगा 4। बी का क्या होगा 4। यहाँ पर लेकिन जो चक्र में देखिए नाइट्रोजन मृदा की उर्वरता बढ़ाने में सहायक है, ठीक है। और जलवाष्प वाला ऑप्शन पर विचार कीजिए, जल चक्र हेतु आवश्यक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। और कार्बन डाइऑक्साइड ये बंद कमरे में घुटन का अनुभव दे सकता है हमें। आप बताइए ऑक्सीजन के लिए क्या होगा, श्वसन हेतु आवश्यक है, होगा ना जी। 3 4 1 2, तो इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट है हमारा 27 नंबर क्वेश्चन। कवकों के संदर्भ में निम्न कथन, कवकों के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार करें। देखिए कवक जो होता है ना, ये मृत्यु उपजीवी होता है, ये नम परिस्थितियों में होगा, नम एवं गर्मी वाला प्रदेश में, जहाँ पर नम ह्यूमिडिटी है और गर्मी है, उस प्रदेश में ये इसका ज्यादा देखने को मिलेगा कवक। ये मृत्यु उपजीवी की श्रेणी में आता है, इसको भी याद रखिए। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, सत्य खोज रहा है, इनकी वृद्धि हेतु वर्षा ऋतु सबसे उपयुक्त है, सही है। नम ऋतु है, नमी इसमें रहेगा, तो वर्षा ऋतु सबसे उपयुक्त है, तो पहला स्टेटमेंट इसका क्या हो जाएगा, सही। दूसरा, ये उन स्थानों पर उगते हैं जहां नम और आर्द्र हो, आर्द्र नहीं होगा, क्या होगा, नाम होगा, नाम तो होगा ही, आर्द्र के स्थान पे क्या होगा, होगा। हाँ उष्ण होगा। आर्द्र नम एवं उष्ण हो, ये इसका परिस्थिति है कवक के लिए। कवक के लिए कंडीशन वायु नम और उष्ण होना चाहिए, और ये मृत्यु उपजीवी होता है, ये भी ध्यान रखिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सत्य, केवल 1 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है घटपर्णी पादप उदाहरण है। देखिए घटपर्णी पादप जो उदाहरण है ना, स्वापोषण और विषम पोषण दोनों का। घटपर्णी आप जानते होंगे, कीटभक्षी पादप है ना, कीटभक्षी, और ये हरा होता है तो प्रकाश संश्लेषण भी करेगा। इसकी संरचना घड़े के समान होती है, जो पत्ती का ही एक रूपांतरण होता है, ठीक है। तो स्वापोषण, स्व प्रकाश संश्लेषण करेगा तो ये स्वापोषण होगा। अब समझ में आया सर, इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, तो इसीलिए वो कीटों का गठन करता है, तो इसीलिए वो विषम पोषी है। विषम पोषण है, वही तो बता रहा हूं। घटपर्णी पादप वाला कीटभक्षी, कीटभक्षी मतलब कीट को खाने वाला, तो वो तो विषम पोषण। अस्वापोषण मतलब चूंकि ये हरा होता है तो प्रकाश संश्लेषण भी करता है। तो घटपर्णी पादप उदाहरण है किसका, स्वापोषण एवं विषम पोषण दोनों। नेक्स्ट है कि सही का मिलान कीजिए। देखिए जोंक, जोंक जो हमारा है ना, ये परजीवी है, ठीक है, पैरासाइटिक। पैरासाइटिक उसको, परजीवी उसको बोलते हैं जो दूसरे पादप एवं जंतुओं से भोजन प्राप्त करते हैं, मतलब दूसरे पर आश्रित होना। इसमें जोंक भी आता है। और एक बताए थे अमरवेल, अमरवेल का नाम सुने हैं, अमरवेल, ये हानिकारक होता है। तो जोंक और अमरवेल दोनों परजीवी। फिर सनड्यू, ये बताए थे आपको कीटभक्षी पादप में। सनड्यू क्या है, कीटभक्षी पादप है। नेफेंथिज भी बताए थे,
पिग्विकुला, खाने पे। कीचर प्लांट, ब्लडर बर्ड, ये सब भी कीटभक्षी पादप है। कीटभक्षी कहने का मतलब कीटों को खाने वाले, कीटों को खाने वाले पादप। फिर तीसरा नंबर पे है हमारा कवक, तो सनड्यू कीटभक्षी हो जाएगा। जोंक और अमरवेल याद रखिएगा परजीवी हो जाएगा। और कीटभक्षी में और सारा नेफेंथिस, पिग्विकुला, कीचर प्लांट और सनड्यू याद रखिएगा। और एक यूट्रिकुलेरिया भी होता है कीटभक्षी पादप में। अब है कवक, कवक अभी बताए मृत्युपजीवी, बताए ना जी। हाँ सर। तो कवक होगा मृत्युपजीवी। मृत्युपजीवी कहने का मतलब होता है कि मृत या सड़े गले पदार्थों से जो भोजन प्राप्त करता है उसको बोलते हैं कवक। अब है राइजोबियम, दो है, राइजोबियम और लाइकेन, दोनों सहजीवी संबंध को दिखाता है। सहजीवी संबंध मतलब जो पोषक पदार्थ आपस में एक दूसरे के साथ बांटते हैं, बांट चुट खाना, समझ गए, या अपना आवास शेयर करते हैं, सहजीवी उसको बोलते हैं। ठीक है। घटपर्णी के निम्नलिखित में से कौन सा एक भाग घट के रूप में रूपांतरित होता है? अभी बताएं क्या? पत्ता, पत्ता का ही रूपांतरण होता है। देखिए घटपर्णी जो पादप होता है ना, कीटभक्षी पादप है, और चूंकि हरा होता है तो ये प्रकाश संश्लेषण करता है। घड़े के समान ये संरचना होता है जो कि पत्ती का एक रूपांतरण है। एग्जांपल, याद रखिए घटपर्णी जी। एग्जांपल दीजिए ना। नेफेंथिस हो गया, पिग्विकुला, कीचर प्लांट, ब्लडर बर्ड, डोरेसिया, डायोनिया, सेरिसेनिया, यूट्रिकुलेरिया, सब कीटभक्षी पादप है। हाँ, हाँ ठीक है, फिर वो जो नेक्स्ट भी था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाचन के संबंध में कौन सा सही क्रम है, कौन सा क्रम सही है? देखिए पाचन जो है ना मुख्य से शुरू होता है और गुदा या मल द्वार लास्ट इसका है। ठीक है, तो ये मुख्य गाहिका से शुरू होगा, गुहिका, मुख और से इसके स्टार्ट होता है, छोटी आंत तक पाचन होता है। मुख्य, हाँ मल द्वार तक, मल द्वार से बाहर हो जाता है, गुदा उसको बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है कि मुख्य गुहिका से स्टार्ट हुआ और ग्रासिका, ग्रसिका, ग्रसिका इसको ग्रास नली भी बोलते हैं, फूड पाइप। ओसिफोरस। ठीक है, ग्रसिका, हाँ। इसके बाद हमारा पेट में जाएगा, इसके बाद हमारा छोटी आंत में क्षुद्रांत को छोटी आंत, और फिर उसके बाद बड़ी आंत में, बड़ी आंत के बाद गुदा या मल द्वारा अपशिष्ट पदार्थ खत्म। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आहार नाल का भाग नहीं है? तो आहार नाल का भाग अग्नाशय नहीं है। आहार नाल में कहीं अग्नाशय आया अभी देखिए नहीं, पहले मुख्य गुहिका फिर ग्रास नली। नहीं आएगा ग्लास। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचीबद्ध का सूची 2 सम्मिलित कीजिए। देखिए HCl जो है ना हमारा HCl, ये जीवाणुओं को विनाश करता है पेट के अंदर, तो एक आंसर हो जाएगा 2। फिर है मोकस, श्लेष्मल, श्लेष्मल जो है ना ये आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है, तो आमाशय पेट, तो ये हो जाएगा ऑप्शन 4। जठर रस, जठर रस प्रोटीन का विघटन करता है एक, और पीत रस जो होता है वसा को पचाने में उपयोगी होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 4 1 3, 2 4 1 3 ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दीर्घ रोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दीर्घ रोम, पहला है कि यह बृहदांत की आंतरिक भित्ति पर होता है। देखिए बृहदांत ना होके क्षुद्रांत हो जाएगा। छोटी आंत में जो अंगुली निमा से रचना होता है उसको बोलते हैं दीर्घ रोम। तो बृहदांत ना होके छोटी दीर्घ रोम कहाँ मिलेगा? क्षुद्रांत में, तो ये कथन गलत है। दूसरा है कि ये भोजन अवशेषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं, ये आपका सही है। फिर है इसमें सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला होता है, ये भी सही। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3, तो इससे 34 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 35, मंड, मंड किसको बोलते हैं? स्टार्च को। स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट। तो मंड का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, सही है, मंड का पाचन मुख से। अब प्रोटीन का पाचन आमाशय में प्रारंभ होता है, तो प्रोटीन का पाचन पेट, सही है, पेट से शुरू होता है। तो इसका दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। सही है, फिर 35 का सी हो जाएगा। फिर है अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? अमीबा में जो भोजन का पाचन होता है एक खाद्य रिक्तिका में होता है। ठीक है, अमीबा एक कोषीय जीव है, याद रखिए। और इसका एक क्वेश्चन आता है, अमीबा में जो होता है बाइनरी विखंडन होता है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टरी थर्मामीटर में किंग का क्या लाभ है? विभंग या किंग का क्या लाभ है? देखिए यह पारे के तल को अपने आप नीचे गिरने से रोकता है, यही इसका काम है। फिर नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? देखिए चालन जो होगा ना, चालन, ये केवल और केवल ठोस में, चालन का जो स्थानांतरण होता है उष्मा का, एक गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर, गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर, चालन किसमें होगा? केवल और केवल ठोस में। संवहन होगा गैस और द्रव्य, ये दिया है ठोस में, तो ये भी गलत है, मतलब पहला और दूसरा दोनों गलत है। गैस और लिक्विड में क्या होगा? संवहन। अब विकिरण जो है ना इसमें उष्मा का स्थानांतरण हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं होता, ये सही है। सूर्य से हम तक जो उष्मा पहुंचता है किसके माध्यम से? विकिरण के माध्यम से, तो ये याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। सही सुमेलित ने कह रहा था केवल 3। फिर सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, ऐसा क्यों? सर्दी में ऊनी वस्त्र गर्म रखते हैं क्योंकि ऊन जो होता है उष्मा रोधी होता है और इनके रेशों के बीच वायु फांसी रहती है, सही है, तो दोनों ये अभी दोनों हो जाएगा।
बोलिए। दोनों सही है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि दही, नींबू का रस एवं सिरका, ये तीनों का स्वाद खट्टा होता है। तो सही ही है, तीनों खट्टा ही होता है। और बेकिंग सोडा की प्रकृति अम्लीय होता है। ये अम्लीय ना होकर क्या होगा? क्षारीय। एसिड होता है, क्योंकि क्षारीय आप होता जानते होंगे कि फॉर्मिक एसिड जो होता है चींटी से निकलने वाला, और चींटी के डंक कोई काटता है फॉर्मिक एसिड, तो वहाँ पे बेकिंग सोडा लगाते हैं तो वो खत्म हो जाता है उसका। ये गलत है, बेकिंग सोडा है। क्या क्षारीय पूछा? होता है। एसिड शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द एसियर से हुई है। ग्रीक नहीं, लैटिन शब्द एसियर। क्या होगा जी? लैटिन। हाँ, तो ये भी गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। अच्छा, गलत कथन कर रहा, तो बी नंबर आंसर हो जाएगा, केवल 2 और 3। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित है? अम्लीय विलयन में रंग का बात कर रहा है, ठीक है। तो देखिए, गुल्लड़ की पंखुड़ी मैजेंटा कलर देगा अम्लीय विलयन में, सही है। लिटमस पेपर लाल और फिनोक्सिलिन रंगीन। आप तो एक तरफ क्षार में देख लेते हैं हम लोग कि क्षार में क्या दे सकता है, ठीक है। तो क्षार में हम लोग इसका बेस में देख लेते हैं। देखिए, गुल्लड़ की पंखुड़ी देगा ग्रीन, क्या देगा? बेस में ग्रीन। लिटमस पेपर तो जानते ही हैं, रेड को ब्लू कर देता है। क्या करता है? ब्लू, नीला। रेड का ब्लू। फिनोक्सिलिन जो है ना, ये क्षार में गुलाबी देता है। कौन सा देता है कलर? गुलाबी। गुलाबी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1, 2, 3 सब सही है, ठीक है, यानी कि डी नंबर। नेक्स्ट है हमारा 42 नंबर। उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, यह अभिक्रिया जो है उदासीनीकरण, यह जो अभिक्रिया है इसमें सदैव ऊष्मा विमुक्त होता है। सही है, ऊष्मा विमुक्त होगा। इसमें निर्मित नए पदार्थ की प्रकृति उदासीन होता है। ये गलत है, निर्मित पदार्थ की प्रकृति उदासीन होगा कि क्या होगा ये आप नहीं पता कर सकते। उदासीनीकरण अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में लवण और जल निर्मित होते हैं, ये सही है, लवण और जल निर्मित होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3, ठीक है। HCl और NaOH, ये दोनों को जो अभिक्रिया करवाएंगे तो बनेगा हमारा NaCl और H2O, ठीक है। तो एक देखिए मजबूत अम्ल है और एक मजबूत क्षार है। तो ये अभिक्रिया का नाम बोलेंगे कि उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये दोनों जब रिएक्शन करेगा तो लवण बनाएगा। NaCl क्या है? लवण, और ये जल बनाएगा। ये बोल रहा है सेकंड नंबर ऑप्शन में कि इसमें निर्मित नए पदार्थ की प्रकृति उदासीन होती है। उदासीन का लवणीय ना है, हाँ? हाँ। तो ये गलत है। तो HCl प्लस NaOH, ये रिएक्शन को ध्यान में रखिए, ये बनाता है हमारा NaCl प्लस H2O। ये पूछता भी है कि मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार जब मिलेंगे तब हमारा लवण और जल का निर्माण होता है। लवण और जल का निर्माण होता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृदा की अत्यधिक अम्लीयता का निवारण किया जाता है कैसे? देखिए, मृदा की अत्यधिक अम्लीयता, अब जैसे रासायनिक उर्वरक का लोग बहुत ज्यादा अगर यूज करता है तो मृदा को ये अम्लीय बनाने का काम करता है। इसीलिए हम लोग खाद्य पदार्थ यूज करते हैं जिसको बोलते हैं कंपोस्ट, मृदा को अम्लीयता को दूर करने के लिए। ये पूछा है कुछ, मृदा की अत्यधिक अम्लीयता का निवारण किया जाता है। निवारण करेंगे हम क्षारक पदार्थ डाल के, मतलब कंपोस्ट डाल के, कंपोस्ट एक भी कंपोस्ट डाल के या क्षारक पदार्थ डाल के, ठीक है। पहला ऑप्शन कहता है बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaO, इसका भी यूज कर सकते हैं। बिना बुझा हुआ चूना CaOH का होल 2, ठीक है। और सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सभी क्षारक है, तो मृदा की अम्लीयता इनसे दूर किया जा सकता है। तो उपयुक्त तो सभी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं? सही सुमेलित नहीं है, देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये अम्लता तो ठीक है। चींटी का डंक में मेलामाइन, चींटी का डंक फॉर्मिक एसिड निकलता है, तो इसका उपचार अभी बताए हैं क्या? बेकिंग सोडा। हाँ, तो चींटी का उपचार है बेकिंग सोडा NaHCO3। और अम्लीय मृदा को दूर करने के लिए इसमें क्षारीयता पदार्थ डालेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड सही हो जाएगा, ठीक है। क्षारकीय मृदा में जैव पदार्थ होता है, ठीक है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या होगा? बी नंबर। चूने के पानी दूधिया हो जाता है यदि इसमें प्रवाहित की जाए। देखिए, चूने का पानी दूधिया हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं, रिएक्शन लिखते हैं CO2 के साथ CaOH का होल 2 का रिएक्शन कराते हैं, तो बनेगा क्या हमारा? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस H2O, जल। तो यही कह रहा है चूने का पानी दूधिया हो जाता है यदि चूना का पानी CaOH का होल 2 हुआ, अगर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करेंगे तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट कैसा दिखता है? दूधिया, दूध के कलर जैसे। तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है यदि इसमें प्रवाहित की जाए कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। फिर निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? रासायनिक परिवर्तन नहीं है मतलब कि भौतिक परिवर्तन है। अब मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है, ठीक है, लेकिन यही दूसरा क्वेश्चन आएगा, मोमबत्ती का जलना रासायनिक। हाँ, मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक, याद रखिएगा।
जिससे नया पदार्थ का निर्माण है, एक नए पदार्थ का, उसको बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। और जिसको वापस उसी अवस्था में चेंज, जैसे ठोस को, जैसे बर्फ को पानी बना और पानी से पुनः बर्फ हमको मिल जाएगा, ये है हमारा भौतिक परिवर्तन। ये दोनों क्वेश्चन याद रखिए, मोम का पिघलना ये है हमारा भौतिक परिवर्तन, और मोमबत्ती का जलना हमारा रासायनिक परिवर्तन। सर अस्थायी भौतिक परिवर्तन प्लास्टिक के संदर्भ में दो चीज होता है, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और एक होता है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक होता है ना जिसको बार बार हम नया नया शेप दे सकते हैं, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वैसा होता है जिसको हम नया शेप बार बार नहीं दे सकते, एक बार दे दिए तो दे दिए, ठीक है। बैकलाइट। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल है हमारा बैकलाइट। 47 नंबर सवाल है कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है। देखिए, जंग लगने हेतु ऑक्सीजन और जलवाष्प दोनों अनिवार्य है, तो ये तो सही है। यदि वायु में नमी अधिक है तो जंग जल्दी लगता है, ये भी सही है। लवण युक्त जल जंग लगने के प्रक्रम को दर को बढ़ा देते हैं, ये भी सही है। जंग से रोकथाम हेतु लोहे को जल एवं ऑक्सीजन दोनों से बचाकर रखना अनिवार्य नहीं है, ये गलत है, अनिवार्य है। क्या है? अनिवार्य है। जल और ऑक्सीजन दोनों से जंग लगेगा तो अनिवार्य है ना जी। इसका आंसर क्या होगा 47 का? जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ईस्ट के संबंध में कथन पर विचार कीजिए। देखिए, ईस्ट जो होता है ना, ईस्ट ये वायवीय श्वसन करता है, पहला स्टेटमेंट है, गलत है। ये वायु की अनुपस्थिति में श्वसन करता है, तो ये क्या हो जाएगा? अवायवीय। क्या हो जाएगा? अवायवीय करता है। अवायवीय करता है, तो पहला तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये श्वसन के दौरान ऑक्सीजन एवं जल का निर्माण करते हैं। देखिए, ईस्ट जो है ऑक्सीजन और जल नहीं बनाता, ये अल्कोहल बनाता है। अल्कोहल, खमीर, इसी को बोलते हैं ईस्ट को ही। क्या बनाएगा? अल्कोहल। तो ये दूसरा नंबर भी गलत है। इनका उपयोग शराब बनाने में किया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? सही है। हाँ, सही। तो केवल इसका, अच्छा गलत कथन बोल रहा है, तो केवल 1 एवं 2, ठीक है, तीसरा सही है। अब हम 49 नंबर पे आते हैं कि अत्यधिक व्यायाम करने के बाद पेशियों में ऐंठन होती है। पेशियों में वायवीय श्वसन के कारण, देखिए ऑक्सीजन का अभाव होता है पेशी में, तभी ऐंठन होगा। तो ये वायवीय श्वसन मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति होता है। आई तो यहाँ पे होना क्या चाहिए? अवायवीय श्वसन। क्या होगा? अवायवीय श्वसन, तभी हमको दर्द या ऐंठन महसूस होगा, क्योंकि अवायवीय श्वसन के कारण ही लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। देखिए योग दिवस है, श्रीनगर में मनाया जाएगा। हाँ, तो लैक्टिक अम्ल का संचयन के कारण ये दर्द होता है, ऐंठन होता है। तीसरा नंबर है कि ऑक्सीजन का आपूर्ति बढ़ जाने के कारण। देखिए, ऑक्सीजन का आपूर्ति बढ़ जाएगा तो हमको आराम मिलेगा, ऐंठन थोड़े मिलेगा। तो ये भी क्या है? तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है। 49 के सी इसका सही है। नेक्स्ट है हमारा कि 1 और 3 इसका गलत है, और दूसरा नंबर जो है लैक्टिक अम्ल संचय हो जाता है पेशी में, ये सही है। अब देखिए 50 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा, कई बार पूछा कि जैसे इंस्पायरेशन होता है, एगो एक्सपायरेशन होता है, मतलब शरीर के अंदर जो लिए अंतःश्वसन, बाहर किए जो उसको बोलते हैं एक्सपायरेशन, ठीक है। तो अंतःश्वसन में बोल रहा है कि ऑक्सीजन हम कितना परसेंट लेते हैं? तो 21%। 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड। 0.04 कार्बन डाइऑक्साइड, 0.03, यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा 21 और 0.04%। यही सर जबकि एक्सपायरेशन होगा ना, तो 4% हो जाएगा। हाँ, 4% हो जाता है आपका 16%। कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज जो छोड़ते हैं। ऑक्सीजन 16। ऑक्सीजन हो जाएगा हमारा 16%। 17 नहीं 17 होगा। 16 पर 16 दशमलव कुछ होता है, 16.6 या कुछ, तो वही 17 याद रखिए। क्या होता है 17? अरे हाँ जी, दशमलव में होता है, ठीक है, एक्सपायरेशन में 16 दशमलव समथिंग, 17 भी मान सकते हैं। ये जो CO2 जो होता है ना इंस्पायरेशन में, एग्जैक्ट 4 नहीं होता, 4.4 करके होता है, तो 16.6 हो जाएगा। पादपों में श्वसन के, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। 21 और 0। पादपों में श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, ये वायु से ऑक्सीजन अवशोषित करते हैं, तो ये सही है, वायु से ही करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, भी सही है। और ये पादपों में ग्लूकोज का विखंडन कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में होता है, ये भी सही है। तो तीनों कथन सही है, फिर तो सभी इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट की हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्न कथन पर विचार करें। लाल रक्त प्रदान करता है, सही है, लाल रक्त प्रदान करता है, आरबीसी में ही होता है। ये श्वेत रक्त कोशिकाओं में नहीं, आरबीसी में। कितना? आरबीसी में रहता है। आरबीसी। या कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, जी नहीं है, ये डब्ल्यूबीसी का काम है, और ये हीमोग्लोबिन पूछा है, तो ये भी गलत है। दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट गलत है। चौथा कह रहा है यार रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, तो ये सही है। इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 4, डी नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रा के संबंध में। देखिए इसमें परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता। भोजन एवं ऑक्सीजन की पूर्ति जल द्वारा होता है। इसमें परिसंचरण तंत्र हेतु रक्त के समांतरल की आवश्यकता नहीं होती है, ये भी सही है। हाइड्रा किस विधि द्वारा? मुकुलन विधि द्वारा अपना वंश बढ़ाता है। देखिए हाइड्रा के संबंध में सभी कथन सही है,
एक भी गलत नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा उपयुक्त में से? कोई नहीं। फिर नेक्स्ट है कि पादपों में जल एवं पोषक तत्वों का परिवहन होता है जाइलम द्वारा, किससे? जाइलम। जाइलम द्वारा। तो जाइलम हो जाएगा, याद रखिएगा। ये यूट्यूब है ठीक ना, खुद से कीजिएगा, सेकंड रिवीजन खुद से कीजिएगा, खुद से कीजिएगा। अब देखिए हमारा जो है 56 नंबर क्वेश्चन कि कायिक परिवर्धन है, गुलाब के फूल में होता है, वेजेटिव प्रोपगेशन, ठीक है, तो इसका 4 नंबर हो जाएगा। और मुकुलन बोलेगा, अभी बताए हैं, हाइड्रा में, किसमें? हाइड्रा में। हाइड्रा। और हाइड्रा बोलेगा या ईस्ट बोलेगा, ईस्ट में भी मुकुलन होता है। फिर देखिए खंडन बोलेगा, खंडन ये आपका होता है शैवाल में या स्पाइरोगाइरा में, तो शैवाल और स्पाइरोगाइरा में खंडन। अब मौस अफर्न में बीजाणु निर्माण होता है, ठीक है। अब मुकुलन बता ही दिए। गुलाब में कायिक परिवर्धन, आलू में भी बोलेगा तो भी कायिक परिवर्धन, और एक और है गन्ना, ठीक है, इस सब में वेजेटिव प्रोपगेशन होता है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पत्थर चट्टा, ब्रायोफाइलम में खंडन का प्रकार का अलैंगिक जनन होता है। पत्थर हाँ। चट्टा, अलैंगिक जनन पादपों में होता है, ठीक है, पत्थर चट्टा में ना होगा। देखिए पत्थर चट्टा में खंडन का प्रकार अलैंगिक जनन ना होगा, ठीक है, कायिक जनन ध्यान रखिएगा। और दूसरा नंबर बोलेगा तो ब्रायोफिल्म की प्रत्येक कली का नए पादप को जन्म देती है, सही है। कुछ पादप की जड़ें भी नए पादपों को जन्म दे सकती है, ये भी सही है। तो केवल 2 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर है एक दिन कहा जाता है किसको? तो एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच का समय यही एक दिन कहलाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 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 बी नंबर, बी नंबर, याद रखिएगा। फिर 59 नंबर के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है। नहीं। देखिए क्वेश्चन है कि सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है, ये गलत है, पेंडुलम वाला घड़ी खाली होगा, ठीक है। दूसरा सरल लोलक भी आवर्ती गति का उदाहरण है, तो ठीक है, सरल लोलक आवर्ती गति का उदाहरण। नेक्स्ट है कि कोई कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 मिनट चलती है। देखिए यूनिट का ध्यान, यूनिट 15 मिनट को घंटा में बना लीजिएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, निकल जाएगा। और इसके बाद तय की गई दूरी दोनों को निकाल लेना है। 15 1/4 हो जाएगा घंटा, तो 1/4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? जैसे 40 किलोमीटर प्रति घंटा 15 मिनट में चलती है, तो 15 मिनट पे 1/4 लिख सकते हैं, तो डिस्टेंस हो जाएगा 10। हम बना लेंगे। 10 स्पीड इंटू टाइम करेंगे, 40 इंटू 1/4 10। पहला डिस्टेंस हो गया 10 किलोमीटर। दूसरा क्या हो जाएगा? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 मिनट, तो 1/4 15 मिनट का मतलब, तो 1/4 60 गुना 1/4 करेंगे तो 15, तो दूसरा हो जाएगा डिस्टेंस हमारा 15, तो 10 15 कितना हो जाएगा? 25। नेक्स्ट है हमारा कि किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण निर्भर करता है। देखिए तार किस धातु का बना है? लंबाई पर और मोटाई पर, तार की लंबाई मोटाई तीनों पर। इसका हो जाएगा आंसर 1 2 3 सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसमें पारे के वाष्प का प्रयोग होता है? देखिए एलईडी में नहीं होता है, एलईडी ऊपर से खोलिएगा तो खुल जाएगा, विषैला होता है पारे का वाष्प। ये प्रदीप्ति नलिका और सीएफएल में होता है। एलईडी अब नया आ गया है, ये ऊर्जा का बहुत कम उपयोग करता है। और ये देखिएगा एलईडी बल्ब का ऊपर वाला ढक्कन खोलिएगा ना तो खुल जाएगा, अब बाकी का अगर ढक्कन फोड़ दिया ना तो बल्ब जलवे नहीं करेगा। सही बोले हैं कि नहीं? हाँ। याद रखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2। विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त होने पर कुंडली का चुंबकत्व क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो गया तो कुंडली का चुंबकत्व भी समाप्त हो गया। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो कौन सा कथन सत्य है? यह चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है, सही है। इसमें विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं, ये भी सही है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव खोजा था और स्टेड। विद्युत धारा का प्रयोग चुंबकों के निर्माण में किया जाता है, ये भी सही है। तो 1 2 3 तीनों सही है, ध्यान रखिएगा। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिसमें से कथन ए और दूसरा कारण है। तो कथन ए जो है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, सही है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस। अपसारी जो होता है ना, ये बीच में पतला होता है, अवतल लेंस बीच में पतला होता है, उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है। अपसारी लेंस का काम मतलब कि अवतल लेंस का काम है डाइवर्ज करना किरणों को, तो डाइवर्ज मतलब अपसारी लेंस इसको बोला गया, ठीक है। कन्वर्जिंग। याद रखिए, ये आपतित प्रकाश की किरणों को अंदर मोड़ सकता है, कारण इसका। तो देखिए ये अंदर मोड़ने का काम किसका है? उत्तल लेंस का। किसका है? उत्तल लेंस का। अवतल लेंस का काम क्या है? बाहर। टॉर्च याद रखिएगा, टॉर्च जो है ये अवतल लेंस का एग्जांपल है, ठीक है। एक सेकंड। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, सही है। और ये आपतित प्रकाश की किरणों को अंदर मोड़ने का काम करता है, ये गलत है। अंदर मोड़ने का काम वो उत्तल लेंस का होता है, ठीक है, ध्यान रखिए। उत्तल लेंस को बोलते हैं अभिसारी लेंस। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कितने कथन गलत हैं? जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वास्तविक प्रतिबिंब होता है, ये तो सही है। अवतल लेंस सदैव उल्टा, आभासी और छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करता है, ये गलत है। उल्टा ना होकर सीधा होगा। आभासी जब भी रहेगा ना तो ये सीधा आता है, सीधा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो ये दूसरा इसका गलत है। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा होता है,
वास्तविक होता है एवं साइज में छोटा होता है, ये भी गलत है। सीधा मतलब आभासी, आभासी होगा यहाँ पे, वास्तविक न होकर। तो इसका आंसर जो है कितने कथन असत्य हैं, यूपीएससी टाइप इसका ऑप्शन है, यूपीएससी टाइप ऑप्शन है। तो दूसरा और तीसरा कथन जो है ये गलत है, तो केवल 2 कथन जो है इसके गलत है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राम अपने प्रतिबिंब को समतल दर्पण में देख रहा है। देखिए भाई, मान के चलिए कोई ऐनक है, इसको देख रहा है, ठीक है। दर्पण तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 6 मीटर है, 6 मीटर है। यदि वह दर्पण की ओर 2 मीटर चलता है, मतलब 2 मीटर यहाँ आ गया राम, तो राम और प्रतिबिंब के बीच की दूरी, तो 6 में से 2 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 मीटर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। समझ में आया ये? आया समझ में? हाँ। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जो है, देखिए इसका आंसर कुछ अलग होगा। राम अपने प्रतिबिंब को समतल दर्पण में दे, दर्पण तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 6 मीटर है, ठीक है। यदि वह दर्पण की ओर 2 मीटर चलता है, मतलब ये 2 मीटर चला, तो रेस्ट जो दूरी बच गया ये 4 मीटर का बच गया। तो राम तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी पूछा है, दर्पण के बीच की दूरी नहीं, ये प्रतिबिंब के बीच की दूरी। तो दर्पण से जितना व्यक्ति जितना मीटर इधर खड़ा होता है, तो प्रतिबिंब उतना मीटर उधर बनेगा, ठीक है। तो 4 मीटर इधर खड़ा हुआ है, तो 4 मीटर प्रतिबिंब आगे बनेगा, तो 4 और 4 टोटल कितना हो जाएगा दूरी? 8 मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 मीटर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब गलत है। देखिए तो समतल दर्पण, चौथा नंबर ऑप्शन को देखिए। समतल दर्पण जो है ये सीधा तथा बिंब से साइज में छोटा प्रतिबिंब, देखिए वस्तु से साइज में छोटा प्रतिबिंब नहीं दिखाता है, समान दिखाता है। और समतल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, आभासी, समान आकार का और सीधा। और कैसा बनेगा? सीधा। तो ऑप्शन 4 इसका गलत है। उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र को दृश्य का प्रतिबिंब बना सकता है, यही सही है। अवतल दर्पण में दंत चिकित्सक इसका प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस को मैग्नीफाइंग लेंस भी कहते हैं, रीडिंग लेंस भी कहते हैं, जूमिंग लेंस भी कहते हैं। हम लोग का चश्मा में क्या कौन सा लेंस रहता है? उत्तल लेंस। फिर है अपंक या सलज होता है, ये क्या होता है अपंक या सलज? ये देखिए ठोस मल होता है एकत्रित किया गया, याद रखिए। फिर खाद एवं उर्वरक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस की प्राप्ति होती है, उर्वरक से नहीं होता है, खाद से होता है ह्यूमस की प्राप्ति। ह्यूमस की प्राप्ति खाद से। उर्वरक जो है ना मानव निर्मित एक प्रकार का लवण है, एक गलत है। फिर दूसरा कि खाद में उर्वरक की तुलना में पादप पोषक अधिक होते हैं, कम होते हैं। उर्वरक में पादप पोषक ज्यादा होता है, खाद में कम होता है, ठीक है। तो ये भी गलत है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा ना तो 1 ना तो 2। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है मतलब कि नींबू का कैंकर रोग जीवाणु के कारण होता है, गेहूं का रस्ट रोग कवक के कारण, भिंडी का पीत रोग वायरस के कारण। सही है। एक क्वेश्चन था, बताए थे हरित बाली रोग किसके कारण? कवक के कारण। किसके कारण? हरित बाली रोग, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए मलेरिया जो होता है ये आपका प्रोटोजोआ से तो ठीक है, हेपेटाइटिस वायरस से, टाइफाइड जीवाणु से, खसरा जीवाणु ना होकर क्या हो जाएगा? विषाणु हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक नहीं है? देखिए तीनों एंटीबायोटिक है, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर कि वैक्सीन या टीका किस प्रकार प्रतिरक्षा प्रदान करता है? उसी प्रकार के निष्क्रिय सूक्ष्म जीव को शरीर में प्रविष्ट करा के, अभी हम लोग का कोरोना वैक्सीन दिया गया ना, वही दिया गया, निष्क्रिय सूक्ष्म जीव को शरीर में प्रविष्ट करा दिया गया। फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन खाद्य परीक्षक नहीं है? सोडियम बाइकार्बोनेट खाद्य परीक्षक नहीं है, बाकी सभी है खाद्य परीक्षक। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित, सही सुमेलित कीजिए। देखिए कोलतार जो है ना, कोलतार नेफ्थलीन की गोलियां, इसको बोलते हैं कोलतार। प्राकृतिक गैस तो जानते ही होंगे, स्वच्छता में ईंधन है हमारा। कोक भी जानते होंगे आप, कार्बन का शुद्ध रूप को बोलते हैं कोक। पेट्रोलियम भी जानते हैं आप, पेट्रोलियम क्या है हमारा? प्राकृतिक ईंधन है। क्या है? प्राकृतिक ईंधन। नेक्स्ट है कि आजकल प्रयोग में लाई जाने वाली माचिस की तिल्ली के सिरे पर लगा होता है क्या? लाल फास्फोरस, पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट लगा होता है, ठीक है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड के विषय में गलत कथन को चुनिए। कार्बन डाइऑक्साइड देखिए उच्च अति उत्तम अग्निशामक है, सही है, अग्निशामक में प्रयोग किया जाता है इसका। ये उच्च दाब पर गैस के रूप में सिलेंडर में भर जाते हैं, गैस नहीं द्रव के रूप में, लिक्विड के रूप में, तो ये गलत है। ये ऑक्सीजन से भारी होता है, सही है। सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो आग बुझा देती है, ये भी सही है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन गलत है? ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित ईंधनों का उष्मीय मान बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए उष्मीय मान बोलिएगा ना तो पेट्रोल का हो जाएगा लगभग 45,000 और कोयला का हो जाएगा लगभग 30,000।
और एलपीजी का हो जाएगा 55,000 और मेथेन का बोलिएगा तो 50,000। तो इन तीनों को सजा लीजिएगा। एक हाइड्रोजन तो इसका उसमें मान होता है 1,50,000, सबसे ज्यादा इसी का होता है, ठीक है। तो कोयला सबसे कम 30,000, एलपीजी 55,000, पेट्रोल 45,000, मेथेन 50,000। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित कीजिए, 80 नंबर सवाल। देखिए, ईंधन का अपूर्ण दहन कार्बन मतलब पूरी तरीके से नहीं जलेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण करेगा, ठीक है। फिर वैश्विक तापमान के लिए कौन जिम्मेदार है, तो कार्बन डाइऑक्साइड 4 नंबर। और आम्ल वर्षा के लिए सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। कोयला एवं डीजल का दहन, कोयला एवं डीजल का दहन में क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड, याद रखिएगा। अब है हमारे यहाँ से करंट वाला क्वेश्चन का भी हम लोग देख लेते हैं। 81 नंबर प्रश्न कहता है कि गगन शक्ति अभ्यास जो 2024 में है, हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा किस स्थान पर आयोजित किया गया, तो राजस्थान के पोखरण में। नेक्स्ट है कि हाल ही में समाचारों में उल्लेखित स्टार गेट क्या है, तो एआई सुपर कंप्यूटर है, इसको भी ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है कि हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू। भारतीय तटरक्षक जहाज का क्या नाम है जो हाल ही में आसियान देशों में अपनी विदेशी तैनाती के हिस्से के रूप में वियतनाम बंदरगाह पर पहुंचा था, ये समुद्र पहरेदार इसका नाम। नेक्स्ट है कि महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी पर आईसीईटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह प्रौद्योगिकी विकासशील देश क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के द्वारा स्थापित एक सहयोगी ढांचा है, तो ये सही है, याद रखिएगा। यह परमाणु प्रौद्योगिकी विकास के तहत फोकस क्षेत्रों में से एक है, ये गलत है। और इसका नेतृत्व भारत में विदेश मंत्रालय और संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य विभाग के द्वारा, ये भी गलत है, मतलब केवल एक सही होगा आईसीईटी के संबंध में। यह प्रौद्योगिकी विकासशील क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए अमेरिका और भारत के द्वारा स्थापित एक सहयोगी ढांचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशन किया जाता है, ये क्या जाता है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। इसका स्थापना हुआ था 1900, कब बताए थे, 1950, जेनेवा में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के संदर्भ में, देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 8 वर्ष, गलत है, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाया जाना सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है, तो ये सही है, पहला गलत, दूसरा सही। तीसरा, मुख्य चुनाव आयुक्त किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य हो सकता है, गलत है, कोई भी नहीं। नेक्स्ट है आपका किसी भी दल, ये देखिए यूपीएससी टाइप इसका ऑप्शन है। ऊपर दिए गए कथनों में कितने सही है, तो केवल एक कथन सही है, क्या होगा इसका आंसर, केवल एक। कौन वाला सही है, तो ए वाला सही है, 2 नंबर। चुनाव आयुक्त का पद से हटाया जाना सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान प्रक्रिया के माध्यम से किया जा सकता है। अब है 88 नंबर, चुनाव के दौरान चुनाव आयोग की विशेष शक्तियों के बारे में कौन सा कथन सही है, देखिए यह सिविल सेवकों और पुलिस को ट्रांसफर कर सकता है, तो ये 4 नंबर सही है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का विषय क्या है, तो यह है हमारा भविष्य का मार्ग प्रशस्त करना और सुरक्षा पहले, यही समुद्री दिवस का विषय है। खबरों में रहा सन्नति बुद्धिस्ट साइट किस राज्य में अवस्थित है, ये हमारे कर्नाटक में अवस्थित है, कर्नाटक। नेक्स्ट है कि मियामी ओपन 2024 का पुरुष होकर खिताब किसने जीता है, तो ये माइट एबडन और रोहन बोपन्ना, याद रखिएगा। कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री, ये तो सब जानते, जूडिथ सुमिनवा तालुका। फिर हाल ही में विश्व बैंक समूह द्वारा आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया, राकेश मोहन को नियुक्त किया गया। ऑपरेशन संकल्प खबर में था, क्यों, इसलिए तो समुद्री सुरक्षा से रिलेटेड है। हाल ही में किस देश में ओसर्क में यूराल नदी की बाढ़ के कारण ओरेनबर्ग क्षेत्र में संघीय आपातकाल घोषित किया गया, तो यूराल नदी है कहाँ, तो रूस के आसपास, तो याद रखिएगा सी, रूस हो जाएगा। स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन कार्यक्रम जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, निम्नलिखित में से किस संगठन की एक पहल, तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की एक पहल, वियना में है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 97 नंबर प्रश्न कि पीएम सुमन योजना, लीजिए आ गया सुमन योजना, कौन सा कथन सही नहीं है, देखिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का पहल ना होकर स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय होगा, तो यही गलत है। क्या बोल रहे हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजशाला परिसर जो कभी कभी समाचारों में देखा जाता है, ये मध्य प्रदेश में कहाँ है, मध्य प्रदेश में। फिर प्रत्यूष टेलीस्कोप के बारे में विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है, देखिए यह एक रेडियो टेलीस्कोप है जिसे पहले तारों एवं आकाशगंगाओं से संकेतों का पता लगाने के लिए चंद्रमा के सुदूर भाग पर स्थापित किया जाएगा, सही है। IR रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट और भारतीय इसरो के द्वारा विकसित किया जाएगा, ये भी सही है, दोनों कथन सही है। लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में आई आईवीसी की साइट पड्डता बेट निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है, ये है हमारा गुजरात में, ठीक है। देखिए इसको रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है, आप लोग रिवीजन कीजिएगा, एक बार में देखे हैं, इसको दोबारा भी देखिएगा, थोड़ा और क्लियर होगा।